हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली संगणक भर्ती परीक्षा जो कि 19 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके रिलेटेड हम यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट में कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। 20 प्रश्न इस पार्ट 1 में होंगे, ऐसे ही अलग अलग पार्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। साथ ही ये प्रश्नोत्तरी उन तमाम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर स्टैटिक्स है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसको पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में, या फिर डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, सांख्यिकी का जो उपयोग होता है वो एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप में किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, सांख्यिकी परिणाम है। ऑप्शन ए 100% सही, ऑप्शन बी औसतन सही, ऑप्शन सी हमेशा गलत, या ऑप्शन डी भ्रामक। तो दोस्तों, इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके औसतन सही, यानी ऑप्शन बी इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन 3 की तरफ हम चलते हैं। भारत में कृषि की स्थिति के प्रकाशन से लिए गए आंकड़ों पर विचार किया जाएगा। देखिए, कृषि का डाटा कहीं पे प्रकाशित किया गया है और वहाँ से हम उन आंकड़ों को ले रहे हैं, उन डाटा को ले रहे हैं। तो इस प्रकार के डाटा कौन से कहलाएंगे? ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े, ऑप्शन बी द्वितीयक आंकड़े, ऑप्शन सी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, और ऑप्शन डी न तो प्राथमिक और न ही द्वितीयक आंकड़े। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि पहले से जो प्रकाशित हैं और उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे जो डाटा होते हैं वो सेकेंडरी डाटा या द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की जांच का तरीका अपनाया जा सकता है यदि उत्तरदाता। डाक द्वारा प्रश्नावली डाटा एकत्रित करने की ये विधि है एक, और इसको कब हम अप्लाई कर सकते हैं? जब उत्तरदाता शहरों में रहते हैं, दूसरा उच्च आय वाले होते हैं, तीसरा शिक्षित होते हैं, और चौथा जाने वाले होते हैं, जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा उत्तरदाता यदि शिक्षित है। तो सीधा सीधा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्नावली जो भेजी जाती है डाक द्वारा उसके लिए शहरों में रहना कोई ज़रूरी नहीं है, उच्च आय वाले भी आवश्यक नहीं है, और जाने जाते हैं ये भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि उत्तरदाता शिक्षित होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? काल्पनिक जनसंख्या की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक कारखाने के सभी मजदूर, दूसरा किसी देश की महिला आबादी, तीसरा 0 और 100 के बीच वास्तविक संख्याओं की जनसंख्या, और डी दुनिया के छात्र। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन ए, बी और सी है ये तो वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो होगा आपके काल्पनिक जनसंख्या। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण गणना पर आधारित अध्ययन को कहा जाता है। पूर्ण गणना पर आधारित अध्ययन को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन नमूना सर्वेक्षण, दूसरा पायलट सर्वेक्षण, तीसरा जनगणना सर्वेक्षण जिसको सेंसस सर्वे कहते हैं, और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जनगणना सर्वेक्षण, सेंसस सर्वे जो होगा वो इसका आंसर होगा। पूर्ण गणना पर आधारित होता है सेंसस सर्वे। ओके। और क्वेश्चन नंबर 7, वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत संख्यात्मक डेटा को कहा जाता है। वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत संख्यात्मक डेटा को क्या कहा जाएगा जिसका वर्णन किया गया है? तो वर्गीकृत प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण, या फिर पाठ्यीय प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों, जो ऑप्शन डी होगा वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वर्णन पाठ्य प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। बाकी ये जो ऊपर 3 वर्गीकरण है ये आपके अलग तरीके से किए जाते हैं, जबकि वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण पाठ्य प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या वर्गीकरण पहले किया जाता है?
या सारणीकरण किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है वर्गीकरण पहले किया जाता है या सारणीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। वर्गीकरण सारणीकरण का अनुसरण करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वर्गीकरण सारणीकरण से पहले होता है या पहले है। सी ऑप्शन, दोनों एक साथ किए जाते हैं। या डी ऑप्शन, कोई मानदंड नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, वर्गीकरण सारणीकरण से पहले आयोजित किया जाता है या पहले किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण सारणीकरण से पहले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सभी भिन्न मानों के समुच्चय को उनकी आवृत्तियों के साथ अलग अलग दर्शाने वाली श्रृंखला कहलाती है। सभी भिन्न मानों के समुच्चयों को उनकी आवृत्तियों के साथ अलग अलग दर्शाने वाली श्रृंखला जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है। ऑप्शन ए, समूहीकृत आवृत्ति वितरण। दूसरा, सरल आवृत्ति वितरण। तीसरा, संचयी आवृत्ति वितरण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरल आवृत्ति वितरण, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। यदि किसी वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा क्रमशः 10 और 40 है तो उस वर्ग का मध्य बिंदु होगा। देखिए, ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों दी है। निचली सीमा की बात की जाए तो 10 है और ऊपरी सीमा की बात की जाए तो 40 है। और ये कह रहे हैं कि उस वर्ग का मध्य बिंदु होगा। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 12.5, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25। देखिए, ये मध्य बिंदु यानी जिसको हम एम बोलते हैं, ये कैसे निकाला जाता है। तो निचली सीमा जिसको हम L1 बोलते हैं और ऊपर की सीमा जिसको हम L2 बोलते हैं, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को हमें जोड़ना है और भाग देना है 2 का। तो जब आप 10 + 40 करेंगे तो 50 होगा। 2 का जब भाग देंगे तो आंसर आएगा आपका 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। वर्ग अंतराल को इस प्रकार मापा जाता है। वर्ग अंतराल को किस प्रकार मापा जाता है। ऑप्शन ए, ऊपरी और निचली सीमा का योग। ऑप्शन बी, निचली और ऊपरी सीमा के योग का आधा। सी ऑप्शन, ऊपरी और निचली सीमा के बीच का अंतर। और डी ऑप्शन, ऊपरी और निचली सीमा के बीच का अंतर। ऑप्शन सी वापस से देखिएगा, ऊपरी और निचली सीमा के बीच अंतर का आधा। तो दोस्तों इसका आंसर हम पता करें तो आंसर डी इसका जो होगा वो सही होगा, ऊपरी और निचली सीमा के बीच का अंतर। देखिए, वर्ग अंतराल जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं और इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है L2 - L1, यानी अपर लिमिट में से जब आप लोअर लिमिट घटा देते हैं तो इसका जो अंतर होता है वो आ जाता है L2 - L1। यानी मान लीजिए 0 से 10 है और 10 से 20 है, तो 20 में से जब आप 10 घटाते हैं तो आपके जो आता है आंसर 10 आता है। तो ये होता है क्लास इंटरवल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। सतत समूहीकृत आंकड़ों का वर्ग अंतराल। सतत समूहीकृत आंकड़े दे रखे हैं आपको 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। दोस्तों एक प्रश्न आपसे रहेगा कि ये बताइएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस प्रकार की श्रेणी है। आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर देवें। बात करते हैं इसके ऑप्शन की। 9, 10, 14.5 या फिर 4.5। यहाँ पे भी क्लास इंटरवल आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। इसका जो होगा वो क्लास इंटरवल होगा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो सीरीज दी है ये आपको पता है किस प्रकार की श्रेणी है। इसको हमें पहले व्यवस्थित करना होगा और इसका जो 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, ऐसे करके इसको हमें इसका नया वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा और इसका फिर जो वर्ग अंतराल आएगा वो 10, यानी 10 का हमें वर्ग अंतराल रख के इस श्रेणी को वापस से सही से इसको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। डेटा को अच्छी तरह से प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जा सकता है। डेटा को किस तरीके से हम अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन होगा आपके स्टेम और लीफ डिस्प्ले। बी होगा क्रॉस वर्गीकरण। सी होगा 2 या अधिक आयामी तालिका, 2 और मोर डायमेंशनल टेबल। डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। डेटा को अच्छी तरीके से प्रदर्शित और प्रस्तुत करने के लिए ये उपरोक्त तीनों ही तरीके अपनाए जाते हैं, स्टेम और लीफ डिस्प्ले, क्रॉस वर्गीकरण, 2 और अधिक आयामी टेबल द्वारा।
तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किसी तालिका के पहले कॉलम में दी गई पंक्तियों के शीर्षक कहलाते हैं। किसी तालिका के पहले कॉलम में दी गई पंक्तियों के शीर्षक क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका स्टफ, दूसरा है कैप्शन, तीसरा है शीर्षक, चौथा है प्रीफेक्टरी नोट्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टफ। किसी भी तालिका के जो पहले कॉलम में दी गई पंक्तियां जो होती है उनके शीर्षक स्टफ कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी तालिका के स्तंभ शीर्षक कहलाते हैं। तो किसी तालिका के स्तंभ शीर्षक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपशीर्षक, दूसरा स्टफ, तीसरा संदर्भ नोट और चौथा कैप्शन। तो तालिका के स्तंभ जो शीर्षक होते हैं उसको हम कहते हैं कैप्शन। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। उपरोक्त श्रृंखला का प्रकार है। प्रतिदिन दुर्घटनाओं का स्थान दिया है आपको दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, और संख्या दी गई है दिल्ली में 10, कोलकाता में 15, मुंबई में 18, चेन्नई में 17 और इंदौर में 7। क्या पूछा गया आपसे कि ये श्रृंखला किस प्रकार की है, किस प्रकार की ये श्रेणी है? स्थानिक है, भौगोलिक स्थान वाली है, औद्योगिक है या समय श्रृंखला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके भौगोलिक स्थान वाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान दिए गए हैं और उसका आपको डाटा दिया गया है, तो इसी श्रृंखला को भौगोलिक स्थान वाली श्रृंखला कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उपरोक्त श्रृंखला का प्रकार होगा। फिर से आपको यहाँ पे श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, वर्ष दिए गए हैं और आगे उनके भोजन का उत्पादन दिया गया है। यहाँ पे टन्स में दिया गया है 1987 से लेकर 92 तक और 160 से लेकर 176 तक। बात करते हैं ऑप्शंस की। केवल व्यक्तिगत श्रृंखला है, निरंतर श्रृंखला है, असतत श्रृंखला है या समय श्रृंखला है? तो देखिए ये दोस्तों होगी आपके समय श्रृंखला, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं और जब आपको वर्ष दिए जाते हैं तो ये समय श्रृंखला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18। उपरोक्त श्रृंखला का प्रकार है। यहाँ पे व्यक्ति की आय दी है, आय इधर दी गई है, ये व्यक्ति के नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सी, डी और ई। इसके बाद इनकी आय दी गई है रुपए माह में 1700 से लेकर 54 तक। अब आपको पूछा गया है कि किस प्रकार की श्रृंखला होगी, व्यक्तिगत श्रृंखला, असतत श्रृंखला, सतत श्रृंखला, समय श्रृंखला? तो दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला होती है आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्तिगत श्रृंखला में प्रत्येक भिन्न मान क्या है? समान आवृत्ति होता है, केवल एक आवृत्ति होता है, विविध आवृत्ति होता है या 2 आवृत्ति होता है? व्यक्तिगत श्रृंखला इंडिविजुअल सीरीज की बात की जा रही है और प्रत्येक भिन्न मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, केवल एक आवृत्ति होता है इंडिविजुअल सीरीज में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण जिसमें x दिया है, f दिया गया है आपको, x और f दोनों दिए गए हैं, को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए सतत वितरण, ऑप्शन बी असतत वितरण, ऑप्शन सी संचयी आवृत्ति वितरण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा असतत विवरण, ऑप्शन बी, जिसको डिस्क्रीट सीरीज भी हम कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से आपको निश्चित ही कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन थे वो आपके बेसिक चैप्टर जो थे, शुरुआत के चैप्टर स्टैटिक्स में, वहाँ से लिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपके एएसओ यानी जो अभी एएसओ का आपके नोटिफिकेशन आया है, जो जब इसका एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्वेश्चन आपके उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे, साथ ही जहाँ जिस एग्ज़ाम में स्टैटिक्स है वहाँ पर उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है या किस प्रकार के आप किस टॉपिक के आप वीडियो चाहते हैं क्वेश्चंस के, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।